बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। खबरें आज बहुत हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं जो डोनाल्ड लू हैं, जिनके बारे में ये इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी हुकूमत जो है वो गिराने में डोनाल्ड लू का अहम किरदार था। डोनाल्ड लू अमेरिका के जो नायब वजीर खारजा हैं, तो वो कांग्रेस की जो कमेटी है उसके सामने पेश हुए और उन्होंने साइफर के हवाले से भी बात की और साथ साथ जो पाकिस्तान में हालिया इंतखाबात हुए 8 फरवरी के, इस हवाले से भी बात की। दीगर मौज़ूआत पर भी उन्होंने जो है अपना तफसीली बयान जो है रिकॉर्ड कराया है। तो ये हमारा मौज़ूई बहस होगा। और दूसरा, अदालतों में जो मुकदमात हैं इस हवाले से भी बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि क्या हम किसी एक पुलिस हेड कांस्टेबल के कहने पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार ठहरा दें। दीगर मौज़ूआत जो हैं वो भी ज़ेर बहस होंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं डोनाल्ड लू से, क्योंकि डोनाल्ड लू जो है गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा मौज़ूई बहस रहने वाली शख्सियत हैं। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी में पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात 2024 के हवाले से जो समाअत हुई, जिसमें अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू भी पेश हुए और उन्होंने इस हवाले से अपना बयान जो है रिकॉर्ड कराया है। तो इस पर तो बाद में आते हैं कि इंतखाबात के हवाले से उन्होंने क्या कहा। पहले आते हैं उन्होंने जो बयान दिया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाने में उन्होंने कहा कि हमारा कोई हाथ नहीं है, कोई किरदार नहीं है। डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। साइफर इल्ज़ामात भी झूठ पर मबनी थे। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साइफर का इल्ज़ाम झूठ करार दे चुके हैं। डोनाल्ड लू ने जो पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात हुए उनके हवाले से जो बात की, उन्होंने कहा कि मतनाज़ा नताइज वाले हल्कों में दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। बेज़ाब्तियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो पाक अमरीका ताल्लुकात पर जो है असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में मदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की तहकीकात होनी चाहिए। इंतखाबी धांधलियों तशद्दुद के वाक़यात के बावजूद 60 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानियों ने वोट डाला। 3 मुख्तलिफ जमातें चारों सूबों में क़यादत कर रही हैं। अमरीका किसी खास जमात की जो है हिमायत नहीं करता। अपने बयान में डोनाल्ड लू ने मजीद कहा कि इंतखाबात के अगले रोज महकमा खारजा ने एक वाज़ेह बयान जारी किया। इलेक्शन में आज़ादाना गैर ज़रूरी पाबंदियों को नोट किया गया। इलेक्शन मुहिम के दौरान तशद्दुद मीडिया वर्कर्स पर हमलों की उन्होंने कहा कि मज़म्मत करते हैं। अमरीका की जानिब से इंतखाबात में तशद्दुद, इंसानी हुकूक पाबंदियों की भी मज़म्मत की गई। मीडिया वर्कर्स पर हमलों, इंटरनेट टेली कम्युनिकेशन की बंदिश की भी मज़म्मत की गई। पाकिस्तान में दहशत गर्दों ने सियासी जमातों इज्तिमात को निशाना बनाया। इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों, सियासी इज्तिमात पर हमले भी रहे। उन्होंने कहा कि इंतखाबी धांधलियों, तशद्दुद और धमकियों के बावजूद वोटर निकले। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद जो है वो 60 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानियों ने वोट डाला। वोट डालने वालों में 21 मिलियन खवातीन भी शामिल हैं। वोटर्स ने सन 2018 के मुकाबले में 50% ज़ायद खवातीन को अरकान पार्लियामेंट मुंतखब किया। इंतखाबात में मुदाखलत पर अलबत्ता उन्होंने तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में मुदाखलत धोखाधड़ी के दावों की तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। इंतखाबात में कई सियासी रहनुमा आज़ादाना शामिल न हो सके। यकीनन उनका इशारा जो है इमरान खान की जानब था। पाकिस्तान के इंतखाबात के नतीजे में मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातें उभर कर सामने आई हैं। इलेक्शन में खवातीन अक़लियतों की नुमाइंदगी रिकॉर्ड रही। 3 दहाइयाँ कबल नवाज शरीफ बेनज़ीर में मुकाबला था। डोनाल्ड लू ने मजीद कहा कि गुज़श्ता दहाइयों में पाक अमरीका ताल्लुकात की बुनियाद पर कई शोबों में इमदाद की गई, बराह रास्त सरमायाकारी भी रही। पाकिस्तान के वफाकी बजट का 70% हिस्सा कर्जों की अदायगी पर जाएगा, जो कि पाकिस्तानी मईशत के लिए परेशान कुन सूरत हाल है। डोनाल्ड लू ने मजीद कहा कि अमरीका की पहली तरजीह है कि अफगान हुकूमत को कहा जाए कि अफगान सरजमीन किसी सूरत पाकिस्तान में हमलों के खिलाफ इस्तेमाल न की जाए। दूसरी तरजीह माशी है कि अमरीका पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में उन्होंने कहा कि क्या किरदार जो है वो अदा कर सकता है। डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी के सामने ये जो बयान दिया है, तो इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो तो वाज़ेह हो गई हैं। एक ये कि उन्होंने ये 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि
साइफर का जो मामला उठाया गया, उन्होंने कहा कि वो झूठ का फलंदा है, हमने इस तरह की कोई धमकी जो है वो नहीं दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वो भी इसकी वजाहत कर चुके हैं, और पाकिस्तान में चूंकि कौमी सलामती की जो कमेटी थी उसमें भी ये मामला ज़ेर बहस आया और कहा गया कि जी इस तरह की कोई धमकी जो है नहीं दी गई। अलबत्ता इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की उन्होंने भी तस्दीक की और कहा कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा नताइज वाले हलकों में दोबारा इलेक्शन कराए। दूसरी जानब जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हैं अता तारड़, उन्होंने डोनाल्ड लू के इस बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम पहले ही कह रहे थे कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, साइफर का जो है वो ड्रामा रचाया गया जिसके नतीजे में पाक अमरीका ताल्लुकात जो है उस पर मनफी असर पड़ा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा झूठ की बुनियाद पर सियासत की और उन्होंने ये ड्रामा रचाया था, लेकिन डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी के सामने सारी हकीकत जो है खोल कर रखी है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला कांग्रेस कमेटी के सामने गया किस तरह। उन्होंने कहा कि इसके लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में खासी लॉबिंग की। उन्होंने कहा कि ये इतना आसान नहीं है कि साइफर वाला मामला या इलेक्शन वाला मामला जो है वो कांग्रेस कमेटी के आगे जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके लिए मुख्तलिफ फर्म जो है वो हायर की और उन्होंने जोर लगाया और ये मामला वो कांग्रेस कमेटी तक लेकर गए, लेकिन कांग्रेस कमेटी में भी सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान में मुदाखलत कोई नहीं हुई, पाकिस्तान में अमेरिका ने कोई मुदाखलत नहीं की। इमरान खान हुकूमत हटाने के लिए किसी ने कोई धमकी नहीं दी, किसी ने इस तरह की कोई साजिश नहीं की। इमरान खान ने एक झूठा बयानिया जो है वो गढ़ा था और वो उस वक्त भी नाकाम हो गया था और इस वक्त भी जो है वो बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमेटी के सामने उन्होंने कहा कोई झूठ भी नहीं बोल सकता, जो झूठ बोलेगा तो उसकी 2 साल जो है वो सजा है। इमरान खान ने जब ये मामला उठाया तो उस वक्त भी कई हलकों की जानब से ये बात की जा रही थी कि जी अमेरिका की जानब से कोई धमकी आई नहीं। बहरहाल चीजें जो हैं अब खुलकर सामने आ गई, लेकिन एक बात जो है वो अब भी तवज्जो तलब है कि ना अमेरिका ने साजिश की, ना डोनाल्ड लू ने धमकी दी और ना साइफर जो है उसकी कोई हकीकत है। तो फिर शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान जो है उन्हें किस खाते में जो है वो 10-10 साल के जो है वो सजा हुई है और वो केस चूंकि अपील में इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात है और गुज़िश्ता 2 समातों पर अदालत के जो जजेस हैं उनकी गुफ्तगू से, उनकी रिमार्क से इस तरह लगा कि वो खुद हैरान व परेशान हैं कि इस केस में किस तरह के ये ट्रायल किया, किस तरह का तहत अदालत ने ट्रायल किया और किस बुनियाद पर जो है ये सजा सुनाएगी। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इस तरह जो है इमरान खान का बयानिया जो है वो हवा में उड़ा दिया डोनाल्ड लू ने। फिल वक्त तो लगता है कि हाई कोर्ट शायद जो है ये साइफर का केस जो है ये भी हवा में उड़ा दे। आगे चलते हैं तो बुध के रोज 9 मई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुल्जमान की जमानत मंजूर करके इनकी रिहाई का हुक्म दिया। पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट पर अहम सवालात भी अदालत ने खड़े किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने साना 9 मई के 5 मुल्जमान की ताना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने साना 9 मई के 5 मुल्जमान की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान पुलिस और प्रोसिक्यूशन पर इज़हारी बर्मी करते हुए तफ्तीश के मामले को आड़े हाथों लिया। इस मौके पर जस्टिस अजहर रिजवी ने अपनी रिमार्क्स में कहा कि मुल्जमान पर फायरिंग का भी इल्जाम है, कोई असलहा बरामद हुआ ना, पुलिस का कोई एहलकार जख्मी हुआ। तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां जो है वो गढ़ रहे हैं। इस तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिया, क्या रैली निकालना सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? तलबा यूनियन सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई है? क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? खौफ खुदा करें, ये आप किस तरफ जा रहे हैं? बताया गया कि समाअत के दौरान जस्टिस हसन रिजवी ने पुलिस के तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि मुल्जमान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई। इसके जवाब में तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमजा कैंप समेत दीगर मुकदमात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इसका मतलब है कि मुल्जमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। मुकदमा में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं? अदालत ने इस पर सख्त बर्मी का इजहार किया। इस पर वकील पंजाब हुकूमत ने बताया कि मुल्जमान ने हसास इदारे के कैंप पर हमला किया, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको फिर भी इल्म नहीं कि दहशतगर्दी क्या होती है। दहशतगर्दी साना आर्मी पब्लिक स्कूल,
क्वेटा के चेरी में हुई। रैली निकालना कहाँ से दहशतगर्दी होगी? बादअज़ा अदालत ने मुलजमान की जमानत जो है 50,000 के मुचलकों के एवज जो है मंजूर कर ली। तो ये बड़ा अहम सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने आज उठाया है और उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से भी वजाहत की है। जज साहिबान के इन रिमार्क्स से 9 मई का जो बयानिया है उसको भी यकीनन दचका जरूर लगा है। खुद के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं उनकी अलकादर ट्रस्ट का जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसमें पेशी थी। तो इसमें उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है इससे सारा निज़ाम बेनकाब हो गया है। सब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। फाफन समेत 5 रिपोर्ट्स के बावजूद इलेक्शन कमिश्नर अपनी जगह बैठा हुआ है। चंद माह जेल में रहूंगा फिर हुकूमत खत्म हो जाएगी। पीपल पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बन रही क्योंकि उन्हें पता है कि ये सेटअप नहीं चलेगा। फैसले पहले से हो चुके हैं, यहाँ सिर्फ कार्रवाई हो रही है। अलकादर ट्रस्ट केस का ये कमाल है कि इसमें चोरी भी नहीं हुई, पैसा भी हुकूमत के पास है और ट्रस्ट भी चल रहा है। अडियाला जेल में उन्होंने सहाफियों से ये गुफ्तगू की। उन्होंने मजीद कहा कि IMF प्रोग्राम से मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा। मैंने IMF को कहा था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने तक कर्जा न दिया जाए। सियासी इस्तेहकाम न होने से कर्ज के पैसे ज़ाया हो जाएंगे। आमदन के ज़राए न बढ़ाने से कर्ज लेने का फायदा कोई नहीं है। हमारी मईशत का सबसे बड़ा मसला डॉलर्स की कमी है। डॉलर मुल्क में लाने का तोड़ हमारे पास है और ये बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए मुमकिन है। वो इस वक्त सरमायाकारी करेंगे जब मुस्तहकम हुकूमत होगी। मौजूदा सूरत हाल से हमें सिर्फ बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी ही निकाल सकते हैं। उनकी ये बात काफी हद तक जो है वो दुरुस्त है। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि आरफ अलवी से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने मामलात हल कराने की पूरी कोशिश की। मेरी तरफ से भी कोई इश्यू नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ से मेरे नाम पर कांटा लगाया गया था। 9 मई में हमें गद्दार साबित करने के लिए प्लान बनाया गया। PTI को क्रश करने के लिए मुझे 1 हफ्ते में 3 सजाएं दी गई, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। मैं मजीद 5-6 माह उन्होंने कहा कि जेल में रहूंगा, इसके बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुझे मालूम है ये हुकूमत 5-6 महीने से ज्यादा उन्होंने कहा कि नहीं चल सकती। पाकिस्तान पीपल पार्टी भी इसलिए जो है उन्होंने कहा कि हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही क्योंकि उन्हें पता है कि ये मामला चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ईरान अफगानिस्तान दोनों के साथ ताल्लुकात जो है खराब हो गए हैं। अफगानिस्तान पर हमले से मुल्क दुश्मनों को फायदा हुआ। ताल्लुकात खराब होने से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी। अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत हो इससे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तालिबान और अमेरिका के डायलॉग हमने करवाए। हमारे दौर में अफगान हुकूमत ने TTP का मसला हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से कहा था जनरल फैज को तब्दील न करें, वो दहशतगर्दी और अफगानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। जनरल बाजवा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहता था इमरान खान जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता है, हालांकि ये बात मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी। अली अमीन गंडापुर को सूबा चलाना है, इसे पैसे चाहिए। वो सूबे का शेयर लेने के लिए वजीर आजम से मिला। इसे वजीर आजम के साथ तस्वीर इस वक्त बनानी चाहिए थी कि जब पैसे मिल जाते। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं देगा। शरीफों से ज्यादा नाकाबिले एतबार नाकाबिले एतमाद कोई नहीं। शरीफ फंस चुके हैं। अगर ये बूट छोड़ते हैं तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इंतजार कर रहा हूं कि नवाज शरीफ कब, उन्होंने कहा कि लंदन दोबारा भागेगा। इमरान खान ने कहा कि सोशल मीडिया एक समुंदर है। हमारे किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से फौज के शहदा के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं की गई। हमारे और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश हो रही है। जिसने CCTV फुटेज चुराई वही सोशल मीडिया अकाउंट्स के पीछे हैं। मुझे जब गोली लगी तो जनरल फैसल का नाम लिया तो तब तो कोई जलाओ घेराव नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मेरे और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की अब भी कोशिश की जा रही है। ISPR मामलात को सियासी रंग दे रहा है, इस पर तनकीद करता हूँ। ISPR को सोशल मीडिया कैंपेन में मखसूस सियासी जमात के मुलव्वस होने से मुताल्लिक नहीं कहना चाहिए था। इससे पहले जो है हमसे पहले कम से कम पूछा जरूर जाता। इमरान खान ने कहा कि मैं 5-6 माह जेल में रहने को तैयार हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही हैं, हम उन तमाम सियासी जमातों को उसमें दावत देंगे जो दानली का शिकार हुई हैं। मौलाना फजल रहमान को भी जलसे में शिरकत की दावत देंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान का किसी को पता नहीं कि वो आते भी हैं या नहीं आते। अब नवाज शरीफ का हुकूमत पंजाब के इजलासों की सदारत
اور ساتھ ساتھ جو حکومت پنجاب کی جانب سے جو اسپیشل رمضان پیکج کے تحت جو امدادی سامان جو ہے مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جو آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے اور جو آٹے کے تیلوں پر نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی ہائی کورٹ چلا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے ان دونوں معاملات پر کیا حکم جو ہے وہ دیتی ہے۔ ایک چیز طے ہے، اسپیشلی میں جو تصویروں کا معاملہ ہے اس پر بات کروں گا کہ میرا خیال ہے نواز شریف وہ پہلا شخص نہیں ہے، وہ پہلا لیڈر نہیں ہے کہ جس کی تصویر لگی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف یہ تو کہتی ہے کہ تصویر کسی کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم ماضی پر ذرا جائیں تو صحت کارڈ جو ہے تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بنا ہوا ہے۔ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اب تو شناختی کارڈ ہی صحت کارڈ ہے، لیکن جب صحت کارڈ تھا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے والا تھا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس پر محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر تھی، وہ پاکستان پیپل پارٹی کے جھنڈے کے رنگ کا تھا۔ آگے چلتے ہوئے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں میں خطاب کے دوران یہ اہم اعلان کیا ہے کہ مجھے کوئی شکایت نہ کریں کہ فلاں افسر رشوت مانگ رہا ہے، عوام رشوت مانگنے والے کا خود جو ہے سر پھاڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، نہ خود جہنمی بنو اور نہ مجھے بناؤ۔ رشوت مانگنے والے افسر کے سر پر اینٹ مارو اور میرا نام لو، رشوت مانگنے والے کے سر پر اینٹ مار کر اس کے بیٹے کو کہو کہ آپ کے والد کو جہنم سے بچائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام غیرت کریں اور رشوت خور کو موقع پر سزا دیں۔ موقع پر سزا دینے کا اگر لوگوں نے کام شروع کیا تو پھر علی امین گنڈاپور کے لیے یہ کام مشکل ہو جائے گا۔ رہی بات کرپشن کی تو پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں شیر افضل مروت، وہ گزشتہ روز ببنگ دول کہہ چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں محمود خان کے دور میں، پرویز خٹک کے دور میں اربوں کی جو ہے کرپشن ہوئی۔ تو میرا خیال ہے اس کرپشن میں صرف افسران شامل نہیں تھے، اور بھی بہت سارے ایسے چہرے شامل تھے کہ جو یقیناً علی امین گنڈاپور جو ہیں ان سے ضرور شناسا ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے قوانین صحیح ہونے چاہیے، قوانین سخت ہونے چاہیے تاکہ اس کا سدباب ہو سکے، اور ملک ریاست کے اندر جو ہیں قوانین ہوتے ہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اگر ہر بندہ جو ہے خود سزا دینا شروع کر دے تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اتنے بڑے اداروں، اس پر اربوں خربوں کے بجٹ لگانے، محکمہ پولیس بنانے، عدالتیں بنانے، انصاف کا نظام رائج کرنے کی پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر ہر آدمی جو ہے وہ خود مختار ہوگا، اور جسے وہ سمجھے گا کہ وہ غلط ہے تو موقع پر اس کو سزا دے گا۔ تو اس سے پاکستان میں کوئی قانون کی حکمرانی جو ہے، قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوگی، نہ کرپشن ختم ہوگی، بلکہ اس سے جو ہے لاقانونیت جو ہے اس میں اور اضافہ ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے اب وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کو باتیں کرنے اور لوگوں کو دوسروں کے سروں میں اینٹیں مارنے کی بجائے قانون سازی کرنی ہوگی، ورنہ ان کے دور اقتدار میں اگر کوئی رشوت لے گا تو اس کے ذمہ دار علی امین گنڈاپور ہوں گے، وہ کسی اور کو جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ وزارت قانون نے مظاہر نقوی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر جو ہے جاری کر دیا ہے۔ ان کا بطور جج مستعفی ہونے کا نوٹیفیکیشن جو ہے واپس لے لیا گیا ہے، چونکہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے انہیں مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا، جس کی وجہ سے ان کا استعفیٰ جو ہے وہ نامنظور کر کے انہیں جو ہے اب برطرف کر دیا گیا ہے۔ مظاہر نقوی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن تمام متعلقہ اداروں وزارتوں کو بھجوا دیا گیا ہے۔ مظاہر نقوی کی برطرفی 10 جنوری سن 2024 سے شمار ہوگی، چونکہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا جب ان پر الزامات آئے، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے خلاف کارروائی جاری رکھی۔ اب چونکہ برطرف ہو گئے ہیں تو استعفے کی صورت میں انہیں مراحت حاصل تھی، پینشن ملنا تھی، لیکن برطرفی کی صورت میں ان کی ساری مراحت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک احسن اقدام ہے اور یہ دوسروں کے لیے بھی قابل تقلید مثال جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر اور جنرل سیکرٹری حماد اظہر نے اپنے عہدوں سے جو ہے استعفیٰ دے دیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور، جنرل سیکرٹری عمر ایوب کے نام لکھا گیا استعفیٰ اپنے ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے تحریک انصاف پنجاب کی صدارت
जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि वो समझते हैं कि इस वक्त पार्टी की मौसर क़यादत के लिए ग्राउंड पर मौजूद होना और कायद इमरान खान तक बराह रास्त रसाई ज़रूरी है। वाज़ेह है कि साना 9 मई के बाद हमाद अज़हर के खिलाफ भी दहशतगर्दी और मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत मुकदमात दर्ज हैं और इस वक्त वो मंजर से गायब हैं। अपने इस्तीफ़े में हमाद अज़हर ने मज़ीद लिखा कि उन्होंने पार्टी को 13 साल दिए हैं और वो अब एक कारकुन की हैसियत से जो है वो काम करते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये खबर भी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट के उम्मीदवार थे मुराद सईद और आजम खान सवाती, उनके कागजाती नामजदगी जो हैं वो भी मुस्तरद हो गए हैं, क्योंकि वो भी सानहा 9 मई के मुकदमात में जो है वो मतलूब है। आजम खान ने तो अबूरी जमानतें करा ली, मंजराम पर आ गए हैं, लेकिन मुराद सईद जो हैं वो अभी तक मंजर से गायब हैं और दोनों के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो गए हैं। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।